बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12। और आज हम चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बेटे, इस चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन और सल्फ़र। यानी हम इस चैप्टर में जितनी भी बातें पढ़ेंगे वो सिर्फ नाइट्रोजन और सल्फ़र के बारे में ही होंगी। तो आज का जो हमारा पहला लेसन है उसमें हम स्टडी करेंगे नाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में, कि नाइट्रोजन क्या है, कैसा है और अमोनिया क्या होता है। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस चैप्टर में नाइट्रोजन के बारे में स्टडी करेंगे। नाइट्रोजन जो है मेरे बेटे, जिसका सिंबल N है, इसका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 15 से है, या जिसको हम 5A भी कहते हैं। वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ। और मैं इसे कैसे याद करता हूँ? ना पी एसिड सब्बा बीबी। ठीक है, और ये N जो है ये पहला मेंबर है किस चीज़ का? ग्रुप नंबर 5A का या 15 का। और प्यारे बेटे, इस नाइट्रोजन को देखें ना हम अगर, तो इस नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो होता है 14। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कभी भी अकेला एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, N2 की फॉर्म में। ठीक है, और अगली बात हम जो करेंगे वो ये है कि ये एयर में मौजूद होता है। हम ये बात पुरानी है, जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन होता है हवा में और 20% ऑक्सीजन होती है हवा में। ठीक है, मैं आपको एक बात और भी बताता हूँ कि ये जो नाइट्रोजन है ना मेरे प्यारे बेटे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और ये जो ऑक्सीजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन हो। नाइट्रोजन तो हवा में है। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे हासिल करते हैं हवा से, तो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप ऐसा करें, आप एयर को करें कूल करें, यानी हवा को ठंडा करें। कितना ठंडा करें? -200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको ले जाएं। जैसे ही आप एयर को कूल करेंगे तो एयर लिक्विफाई हो जाएगी, एयर लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। किस टेम्परेचर पर? -200 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि जब भी हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है, तो एयर के साथ भी यही मामला होगा। अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हैं। एक इसमें नाइट्रोजन है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, दूसरा इसमें ऑक्सीजन है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब ये हवा लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। हम क्या करेंगे? हम इसको हीट करेंगे। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर जैसे ही -196 डिग्री पर पहुंचेगा तो ये जो नाइट्रोजन है ये लिक्विड से वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। वेपर्स में, यानी कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है नाइट्रोजन का, तो इसलिए ये -196 के ऊपर आकर वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और हम इसको क्या कर लेंगे? हम इसे कलेक्ट कर लेंगे अलग अलग किसी भी सिलेंडर में। और अगर आपने दोबारा इसको लिक्विड में तब्दील करना हो तो फिर आप इसको -196 से पीछे ले जाएं इसका टेम्परेचर, तो ये आपके सामने फिर लिक्विड फॉर्म में भी आ जाएगा। कौन? नाइट्रोजन। ठीक हो गया। इस तरीके से हम हवा से इसको अलग करते हैं, नाइट्रोजन गैस को। और प्यारे बेटे, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है ना, ये बेस्ट कूलिंग एजेंट है, यानी बेस्ट कूलिंग पावर इसके पास है। ये दूसरों को कूल करने के लिए, फ्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ को आपने कूल करना हो या फ्रीज़ करना हो तो उसे आप लिक्विड नाइट्रोजन में रख दें, वो फ़ौरन फ्रीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं लैब की, कि लैब में आप इसको कैसे तैयार करते हैं। लैब में मुख्तलिफ़ तरीके हैं तैयार करने के। हमारी बुक में जो इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि आप लेते हैं
अमोनियम नाइट्राइट, इसका नाम है अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, अगर NO3 होता तो नाइट्रेट होता। इस अमोनियम नाइट्राइट को हम हीट किया करते हैं, इसको हीट करने से हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी हासिल होते हैं। आप खुद ही देख लें, 4 हाइड्रोजन है इसके अंदर और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो लैब में इस तरीके से इसे तैयार किया जाता है। अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन के बारे में कुछ बता दीजिए। रिएक्टिविटी ऑफ N2 नाइट्रोजन, इसके बारे में कुछ बताइए। तो रिएक्टिविटी को समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो देखने वाले हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें तो इसका 7 एटॉमिक नंबर है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p3। वजह क्योंकि इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 में से 2 आ गए 1s में, 2 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में आ गए। अगर आप इसकी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना चाहते हैं मेरे बेटे, तो देखें ये पहला शेल है जिसे आप k शेल कहते हैं और ये दूसरा शेल है जिसे आप l शेल कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल k में आ गए, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आ गए, जो कि एक कौन सा शेल है? वैलेंस शेल है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के आखिरी शेल में, इसलिए तो इसके ग्रुप को, यानी कि ये जो 15 ग्रुप है उसे 5a भी कहते हैं, यानी इस ग्रुप में रहने वाले तमाम मेंबर के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन ही हुआ करते हैं। ओके, तो अब 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं नाइट्रोजन के आखिरी शेल में, तो इसका क्या फ़ायदा है? देखें भाई, नाइट्रोजन है ये एक, ये दूसरा नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। 5 में से मैं 3 यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 और 2 यहाँ पर, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो राइट साइड वाला हमारा नाइट्रोजन है उसके भी हम 5 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से जाहिर करा देते हैं। 3 ये हो गए और 2 इधर हो गए, ठीक है। अब आपको पता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये दोनों नाइट्रोजन के एटम आपस में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। कैसे? 2 4 6 8, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और इस नाइट्रोजन में देखें 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? बिल्कुल पूरा हो गया। तो ये तो है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना करता है। मैं लिख भी देता हूं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड, इधर लिखो यार। ओके, अब हमारी बुक वाले ने इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में भी दिखाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। हमारी बुक वाले ने क्या किया? हमारी बुक वाले ने ये एक नाइट्रोजन के एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो है ना जनाब उसका पहला शेल है और ये जो है ना जनाब उसका दूसरा शेल है। ये नाइट्रोजन का एटम है। इसी तरीके से इसके साथ एक और नाइट्रोजन के एटम को मिला देते हैं। ये नाइट्रोजन के एटम का दूसरा, या आप इसको आखिरी शेल कह लें, और ये उसका जो है जनाब पहला शेल हो गया और ये उसका न्यूक्लियस, और उसके अंदर हम N लिख देते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन है। अच्छा, अब होता क्या है कि इस नाइट्रोजन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे शेल में कितने होते हैं? दूसरे शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी शेल में 2 इधर आ गए, ये 3 जो है वो आप इधर बना देंगे, ठीक हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब लेफ्ट साइड वाला जो नाइट्रोजन है ये वाला, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे में हो गए कितने? 5। 2 इधर लगा दें और 3 इधर, एक इधर 2 और एक इधर 3। ये क्या है? ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। पहला कोवेलेंट बॉन्ड ये है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड ये है, तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड ये है। हमारी बुक वाले ने इसी तरह नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है, तो हम उसको फॉलो करके आपके सामने ऐसे ही स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक सर जी, ये तो आपने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है, हेडिंग तो आपने दी थी रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। जी हाँ, इसी से ही हमें रिएक्टिविटी की समझ आएगी। तो मैं बताता हूँ, नाइट्रोजन जो है लो रिएक्टिविटी है उसकी, वो बहुत कम रिएक्शन करता है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहता। उसकी वजह है, या ऐसी क्या वजह है कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है यानी N2 ये लीस्ट रिएक्टिव है। बेटा जानी 2 वजूहात हैं। पहली वजह है प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, या आप इसको हेडिंग दे सकते हैं हाई बॉन्ड एंथैल्पी। क्या? हाई बॉन्ड एंथैल्पी लिखें या एनर्जी लिखें। बॉन्ड एनर्जी बड़ी हाई होती है,
यानी ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 बांड हैं, ट्रिपल कोवलेंट बांड हैं, इन 3 बांड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिसे आप बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 944 किलो जाउल पर मोल। जी हाँ, और प्लस में रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है इस बॉन्ड्स को तोड़। तो इससे ये साबित हुआ क्योंकि नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ वेरी हाई, इन 3 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है जो कि आम हालात में पॉसिबल नहीं होती। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो किसी से रिएक्शन करने से शर्माता है, रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है नॉन पोलर नेचर। क्या वजह है? नॉन पोलर नेचर। जो नाइट्रोजन है उसकी नेचर है नॉन पोलर। कैसे? देखो ना भाई, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये 2 सिमिलर एटम हैं, यानी नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, और ये भी नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? 3 है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ना ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेगा, ना ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेगा। ना तो ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेगा और ना ही ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसमें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, यानी देयर विल बी नो एनी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एनी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो नो पोल्स नहीं बनेंगे। जब पोल्स नहीं बनेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चीज़ अटैक नहीं कर पाएगी, यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन पे अटैक नहीं करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन पे अटैक नहीं करेगा। ठीक हो गया सर जी, हमें समझ आ गई आपकी बात। आइए आगे चलते हैं। अब इस टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, अब इस टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें, ये जो हवा है, हवा नाचती है, फिजा गा रही है, बड़ी तमकीनत से बहार आ रही है। आए बहार जाए खिजां हो चमन दुरुस्त, बीमार साल भर के नज़र आने लगे तंदुरुस्त। प्यारे बेटे, आपको पता है हवा में अल्लाह पाक ने 78% नाइट्रोजन क्यों रखी है? हम ये सोचते हैं कि यार हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना। तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने 78% नाइट्रोजन रख दी, ऑक्सीजन को सिर्फ 20% रख दिया। पता है क्यों? हर काम में मसलियत होती है, बताता हूं वजह आपको। बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो आग पकड़ने वाली गैस है, वो कंबस्टेबल गैस है, उसे आग बड़ी पसंद है, और वो 21% है। अल्लाह पाक ने 78% नाइट्रोजन इसलिए रखी है हवा में ताकि ऑक्सीजन डाइल्यूट रहे, कम मिकदार में ऑक्सीजन रहे। भाई क्यों? अगर नाइट्रोजन ना होती, सारी ऑक्सीजन ही होती इस एयर में, तो एक इंसान एक बार कोई चिंगारी स्पार्क जलाता, माचिस की तीली जलाता और पूरी कायनात को आग लग जाती। तो अल्लाह पाक ने इससे बचने के लिए नाइट्रोजन को ज़्यादा रखा है और ऑक्सीजन को कम। दूसरी बात, आगे चलते हैं। ये जो ऑयल के कंटेनर होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें बड़ा प्यार होता है, आग पकड़ने वाले होते हैं, इनको जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर के अंदर ना नाइट्रोजन भर दी जाती है। नाइट्रोजन जो है वो ब्लैंकेट का काम करती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बचाती है हाइड्रोकार्बन्स को, पेट्रोल को, डीजल को। क्यों भाई? ऑक्सीजन हो या मॉइस्चर हो तो कोई भी एक छोटी सी चिंगारी आग लगा सकती है पूरे पेट्रोल को। इसीलिए पेट्रोल के टैंकर या वो जहाँ उन्हें सेव किया जाता है वहाँ नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को ना आने दे, रिएक्शन ना हो, स्पार्किंग ना हो और आग ना लगे। और तीसरी बात यह है कि लैब्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो नाइट्रोजन गैस की मौजूदगी में होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया क्या भला है? अमोनिया का फार्मूला है NH3। 3 बातें मैं आपको बताऊंगा पहले इसके बारे में। पहली बात यह है कि ये इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, इंडस्ट्री में ना ये इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल कंपाउंड है ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। दूसरी बात, यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। कई मुल्कों में इसे खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
और तीसरी बात, इसे हम हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपेयर जो करते हैं, तैयार जो करते हैं, प्रीपेयर वो करते हैं बाय हैबर बूश। ये लफ्ज़ है बूश, हम सराइकी में कहते हैं जट भूश, जो मतलब जिसको सलीका तरीका ना हो, हैं सराइकी में कहते हैं हाँ वे तू तो जट भूश हैं ओतरा मोया है। तो हैबर बूश, इसका पूरा नाम था फ्रिट्स हैबर, ठीक है, साइंटिस्ट है एफ हैबर बूश, पूरा नाम इसका, ये भी भूश। तो इसने तैयार किया अमोनिया को, जिसे हम पहले भी पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर्स में, हैबर्स प्रोसेस के नाम से। इसने हवा से ली नाइट्रोजन और ख़ुद बनाकर हाइड्रोजन को इसके साथ मिलाया और ये बन गया अमोनिया NH3। इधर 2 लगा दें, इधर 3 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस है। इस बुक के इस चैप्टर में ना ये इस रिएक्शन के ऊपर ऐसे हीट का साइन बनाया गया है। वैसे इसकी कंडीशंस हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि आयरन इसमें कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है। टेम्परेचर जो हम रखते हैं वो तकरीबन 450 डिग्री सेल्सियस का रखते हैं और प्रेशर जो हम मेंटेन करते हैं वो 380 atm का मेंटेन करते हैं। ये इसकी ऑप्टिमम कंडीशन होती हैं इस हैबर प्रोसेस की। इसके ज़रिए हम अमोनिया तैयार करते हैं। ओके, हो गया, ये 3 बातें हो गई अमोनिया के बारे में। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमोनिया की। बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, NH3 बेसिसिटी, क्या आप कहना चाहते हो मैं बताता हूँ। अमोनिया जो है ना मेरे प्यारे बेटे, ये एक बेस है NH3। वजह क्या है अभी देख लेते हैं। हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कहता था जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को उसे बेस कहा जाता है। तो ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, एक्सेप्ट प्रोटॉन माने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। इस लोन पेयर की मदद से ये इस प्रोटॉन को भुलाकर अपने साथ जोड़ देगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा और आपके सामने जो चीज़ बनेगी दैट विल बी NH4 पॉजिटिव। इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन बन जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि इसमें अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम अमोनिया को क्या कहते हैं? हम अमोनिया को बेस कहते हैं। ये एक बेस है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ओके, अब अगली बात देखें। अगर हम अमोनिया को पानी के अंदर डाल देते हैं, यानी NH3 को अगर हम वाटर के अंदर डाल दें, पानी के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करती है? ये पानी से प्रोटॉन खींच लेती है अमोनिया, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। तो पानी से जब प्रोटॉन खींचेगी अमोनिया, तो अमोनिया बन जाएगी NH4 पॉजिटिव, यानी अमोनियम आयन, और बेचारा पानी किस में चेंज हो जाएगा? OH नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो वो गैस जो पानी में जाते ही OH पैदा करती है, वो भी तो बेसिक ही है ना, क्योंकि ये पानी के अंदर जाके OH पैदा कर रही है, तो ये एक बेस है। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहां समझाऊंगा। NH3 क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है इसलिए ये बेस है, और पानी ने अपना प्रोटॉन दिया है तो इसलिए ये एसिड है। अमोनियम आयन बन गया, हाइड्रोक्साइड आयन बन गया, ठीक है। मगर इस रिएक्शन को देखें ना, इस रिएक्शन का जो Kb है उसकी वैल्यू बता रहा हूं, वो है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। Kb किसे कहते हैं? Kb कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, यानी ये बेस है, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये है Kb, ठीक हो गया। अब इस Kb से हम किसी भी बेस की स्ट्रेंथ का आइडिया लगाते हैं। इस Kb की वैल्यू जितनी कम होगी बेस उतना वीक होगा, और इस Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेस उतना स्ट्रांग होगा। इधर देखने को मिल रहा कि ये Kb की वैल्यू तो बहुत छोटी है, 10 की पावर -5 है, इसका मतलब बहुत छोटी Kb की वैल्यू है, इसीलिए ये जो बेस अमोनिया है ये वेरी वीक बेस। कौन सी बेस है? वेरी वीक बेस है, बड़ी कमज़ोर बेस है, ठीक है। और जब बहुत कमज़ोर बेस है तो इसलिए ये ज़्यादा मिकदार में प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती। थोड़े बहुत प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये रिएक्शन आगे को जाता है, बहुत कम मिकदार में अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। इसलिए इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो ज़्यादा किस तरफ रहेगी? वो ज़्यादा लेफ्ट साइड पे रहेगी, लेफ्ट साइड पे। मतलब ये रिएक्शन आगे बहुत थोड़ा जाएगा, पीछे बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब अमोनिया की मिकदार और वाटर की मिकदार ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि ये वीक बेस है, ठीक हो गया। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो बेसिसिटी ऑफ अमोनिया को स्टडी करने के बाद अब हम आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर।
किसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3 एंड अमोनियम आइन NH4 पॉजिटिव 1। तो इनका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली कहते हैं शेप को, ठीक है। इसकी शेप हमने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी की थी, बस वही इधर ड्रा कर देनी है। हमारे पास सेंटर में है जनाबे वाला नाइट्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन इस जगह पे है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। इधर सिंपल लाइन लगा देता हूँ, ये देखें, ये इस तरीके से ड्रा करता हूं और इधर ऐसे 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 ऐसे। सर ये आपने क्या बनाया, मैं बताता हूं। ये है सिंपल 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 लाइन, ठीक है। इसे कहते हैं बोल्ड लाइन, ठीक है। इसे कहते हैं डैश्ड लाइन, ठीक। अच्छा, अगर मैं लिखूं तो ये है वेज बॉन्ड, यानी इसको आप वेज बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होता है इसे डैश्ड बॉन्ड भी कहते हैं, डैश्ड, ठीक हो गया। ये बच्चे पूछा करते हैं कि सर ये क्या है, तो आप सिंपल लाइनें भी लगा दें तो भी ठीक है, इस तरह ना बनाना चाहें कोई मसला नहीं है। तो ये कैसी शेप है सर? इस शेप को बोलते हैं पायरामिडल शेप। कौन सी शेप? पायरामिडल। और पूरा अगर नाम लिखना चाहते हैं तो ट्राइगोनल पायरामिडल ये शेप है। और इधर बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल वो होगा 107.5 डिग्री। ओके हो गया। ये अमोनिया की जो है वो शेप है। सर आप इसको समझा सकते हैं ये कैसे होती है? और ये वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड से जाहिर करने का क्या प्रोग्राम है? प्यारे बेटे, ये जो सिंपल लाइन है ना, ये है बोर्ड के ऊपर बिल्कुल, और ये जो बोल्ड लाइन है ये आपकी जानिब है, मतलब कैमरे की जानिब है। और ये जो डैश लाइन है ये बोर्ड के अंदर है, पीछे है, उस तरफ है, बोर्ड के परे है। और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये ऐसे, ये कैसे कैसे बनाऊं, ये देखो, ये ऐसे, ये देख रहे हो, ये आपकी जानिब है, ठीक है। ये डैश और सॉरी बोल्ड लाइन है, वेज बॉन्ड है। और ये वाली जो है, ये वाली जो आपसे परे है, इस तरफ वाली ग्रीन वाली, ये वो डॉटेड लाइन है जिसे डैश लाइन कह रहे हैं, और ये बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और नीचे ऐसे प्रिज्म नहीं होता जैसे, हाँ वैसे ही। ओके, नेक्स्ट अब हम अमोनियम आयन की बात करेंगे। अमोनियम आयन है N, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और एक हाइड्रोजन इस जगह पे इस लोन पेयर की मदद से यहाँ पे जुड़ गया। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन पर। वो आपको पढ़ाया हुआ है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कि जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या जिसको नहीं समझ आ रही वो यूँ समझ ले कि प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वही प्रोटॉन वाला पॉजिटिव चार्ज अब नाइट्रोजन पर आ गया। तो इसको भी आप वो उस तरह से बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि ये डैश्ड बॉन्ड है, ये बोल्ट बॉन्ड है या वेज बॉन्ड है। ओके, अब ये पता कौन सी ज्योमेट्री है? दिस इज द टेट्राहिड्रल शेप। ये टेट्राहिड्रल शेप है, ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं टेट्राहिड्रल शेप। और टेट्राहिड्रल शेप के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल कौन सा बनेगा? प्यारे बेटे, बॉन्ड एंगल बनेगा 109.5 डिग्री। ओके हो गया? यस सर, ओके हो गया। तो ये इसका शेप थी अमोनिया की और अमोनियम आयन की। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इस लेक्चर की एक दो बातें ही रह गई हैं। नाउ है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया NH3 लैब के अंदर हम इसे कैसे तैयार करते हैं, लेबोरेटरी में इसे कैसे तैयार करते हैं। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन लैब। सर जी पहले तो आपने किसी और तरीके से, बेटा ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस था, ये वाला इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, यानी इंडस्ट्री में हम इसे हेबर प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं, मगर लैब में हम इसे किसी और तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं। और उसकी डायग्राम भी हमने बनाने की कोशिश की है। पहले ना हम रिएक्शन देखेंगे। प्यारे बेटे, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि हम लोग लेते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, किस हाल में? सॉलिड हालत में। अमोनियम क्लोराइड ये एक साल्ट है, उसको इस टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को, ठीक। ओके, उसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं, क्या डालते हैं? हम इसके अंदर डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे नाम दिया जाता है स्लैक्ड लाइम। ये एक बेस है, ठीक है, स्लैक्ड लाइम। और ये भी आपने लेना है सॉलिड फॉर्म में, ये पाउडर की फॉर्म में होता है, नरम मुलायम पाउडर है। आपकी बुक में यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है जो कि गलत है। आपने सॉलिड फॉर्म में इसको लेना है और अमोनियम क्लोराइड लेना है। इनका आपस में रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ये दूसरी चीज़ भी आपने ले लेनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप स्लैक्ड लाइम कह रहे हैं। इन दोनों को किया जाएगा हीट।
इनके हीट करने से जो है 3 चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं मैं बताता हूँ। पहले तो याद रखें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, रीज़न बताऊंगा कैसे। एक तो इससे बनता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, दिस इज़ अ साल्ट जो कि सॉलिड हालत में बनता है कैल्शियम क्लोराइड। ये देखो कैल्शियम इधर से आया, क्लोरीन इधर से आया, ठीक है। 2 क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड में है तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। और साथ में बनता है वाटर, 2 अदद, 2 मोल वाटर H2O, ये गैस की फॉर्म में बनता है। और साथ में बनता है 2 मोल NH3 अमोनिया, ये भी गैस की फॉर्म में बनता है। तो इस रिएक्शन के ज़रिए हमें अमोनिया हासिल होती है। ये जो रिएक्शन आपके सामने मौजूद है ना, इसको हम कहा करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें ना मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिएगा, ये ना इसमें अमोनियम क्लोराइड को ओपन करके लिखूँ ना तो इसमें अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव एक हो गया, NH4 पॉजिटिव दूसरा हो गया, क्योंकि 2 अमोनियम हैं और क्लोराइड भी 2 हैं, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। ओके, यस। अगर इसको खोलें तो इसमें क्या मौजूद है? एक तो इसमें है कैल्शियम का आयन Ca+2, दूसरा इसमें OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव OH नेगेटिव। ठीक हो गया। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये वाला कैल्शियम जिस पर +2 का चार्ज है, ये 2 क्लोराइड आयन को अपने साथ मिला के क्या बना देता है? ये चीज़ कैल्शियम क्लोराइड। और ये जो 2 अमोनियम आयन आपको नजर आ रहे हैं, ये एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। एसिड के तौर पर? सर आपने कहा था ये बेस हैं। ओए ठहर जाओ, मैंने अमोनिया को कहा था कि अमोनिया बेस है, मैंने अमोनियम आयन की बात नहीं की कि वो बेस है। देखो, ये अमोनिया बेस है। बेस जब प्रोटॉन ले लेगा तो अमोनियम आयन बनेगा, तो बेस जब प्रोटॉन लेती है तो वो क्या बन जाती है पता है आपको? कांजुगेट एसिड। कांजुगेट एसिड, जी हाँ बिल्कुल, अमोनियम आयन कांजुगेट एसिड है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये एसिड के तौर पर काम करेंगे। और ये OH नेगेटिव ये दोनों बेस के तौर पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि ये वाला अमोनियम आयन जो है, ये अपना प्रोटॉन जो है वो इसको दे देगा, इस वाले हाइड्रोजन आयन को, और ये वाला भी अपना प्रोटॉन जो है वो इसको दे देगा, ये वाले हाइड्रोजन को। तो इस अमोनियम आयन का प्रोटॉन आ गया इधर H पॉजिटिव साइन के साथ, और इसका भी प्रोटॉन आ गया इधर H पॉजिटिव साइन के साथ। तो प्यारे बेटे, ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में मिलके क्या बना देंगे? पानी। और ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में मिलके क्या बना देंगे? पानी। तो ये 2 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ बन के आ गए। ओके हो गया? यस सर। अब देखो, इस अमोनियम आयन ने जब प्रोटॉन छोड़ दिया तो ये खुद क्या बन गया? अमोनिया। और ये भी, इसने जब अमोनियम आयन छोड़ दिया तो ये खुद भी क्या बन गया? अमोनिया। और अमोनिया किधर है? लो जी, ये है अमोनिया, 2 अमोनिया। समझ आ गई? नहीं आई समझ तो रिवाइंड करो वीडियो, फिर देखो, आपको समझ आ जाएगी। ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, यानी तरीका वारदात। प्यारे बच्चे, इसको एसिड बेस रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें अमोनियम आयन एसिड के तौर पर काम कर रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बेस के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन कहा जाता है। अब मैं इस रिएक्शन की जरा डिमॉन्स्ट्रेशन आपको पढ़ा दूं कि लैब में हमें अमोनिया मिलती कैसे है। देखिए प्यारे बेटे, ये आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब है, इसको कहा जाता है शीशे की ट्यूब, जिसे हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। हाँ, इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर कार्क के जरिए बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ये, और डिलीवरी ट्यूब को कनेक्ट करके इधर ये एक सिलेंडर होता है, इसके ऊपर कार्क है, फिर डिलीवरी ट्यूब है, और एक और सिलेंडर है जो कि उल्टा करके रखा हुआ है स्टैंड के साथ, ठीक है। ये नीचे वाला जो सिलेंडर है ना, इसके अंदर एक चीज़ भरी जाती है, या यूँ समझ लें साइडों पे चिपका दी जाती है, इस साइडों पे, ठीक है, या इसके अंदर भरी जाती है, कोई शेल्व्स बनी है, पता नहीं किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ना एक कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइम कहते हैं, LIME, आपको पता है ये नमकश है, पानी को जज़्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, पानी को चूस लेता है अपने अंदर, ठीक है। ओके, ये इधर भर दिया गया। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड साल्ट ले लें सॉलिड में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइम ले लें सॉलिड हालत में। इन दोनों को इस टेस्ट ट्यूब में डाल के, इस जगह पर ये बर्नर है, इससे इसे हीट किया जाता है। जैसे इसे हम हीट करते हैं ना, तो ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड बनता है जो कि सॉलिड है। वो कैल्शियम क्लोराइड आगे नहीं जाता, बल्कि इसी टेस्ट ट्यूब में पड़ा रहता है।
आगे जाती हैं दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें? एक अमोनिया गैस, एक वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यहां से गुजरते हैं, दोनों आते हैं, दोनों आ रहे हैं, यहां पर आ गए। अब यहां से जैसे ही ये दोनों गुजरते हैं, कौन? पानी और अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो यहां पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये जज्ब कर लेता है किसको? वाटर को। ये पानी को जज्ब कर लेता है अपने अंदर, पानी को ऊपर नहीं जाने देता, और एनहाइड्रस फॉर्म में अमोनिया को ऊपर जाने देता है। यानी अमोनिया जो है वो ड्राई हो गई है, अमोनिया ड्राई है, इधर जाती है, इस सिलेंडर में आ गई अमोनिया NH3। अब आपको पता है अमोनिया जो है ये गैस है और हवा से ये हल्की है, तो जैसे ही ये इस सिलेंडर में एंटर होती है तो इस सिलेंडर में जो हवा है, हवा वो नीचे रह जाती है और ये गैस ऊपर जाती है। ऊपर से ये सिलेंडर बंद है क्योंकि उल्टा रखा हुआ है, तो यहां से ये खुल्लम खुल्ला है सिलेंडर। हाँ, ऑक्सीजन जो है या एयर जो है वो इधर से बाहर निकल जाती है, एयर हवा बाहर निकल जाती है, और जो अमोनिया है वो ऊपर रह जाती है। क्यों? हवा भारी है वो नीचे रहेगी, अमोनिया हल्की है वो ऊपर रहेगी। अमोनिया ऊपर है, हवा बाहर निकल रही है। क्यों? अमोनिया भरती जा रही है ना, तो हवा को बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हवा जो है वो ऊपर नहीं जा सकती, सिलेंडर में हवा भारी है। तो इसलिए मैक्सिमम जब ये सिलेंडर भर जाता है अमोनिया से, तो हम इधर से सारा कुछ रोक के ये हटा लेते हैं डिलीवरी ट्यूब, और इस कार्क को हटाकर नीचे से शीशे की प्लेट रख के सिलेंडर को सीधा कर लेते हैं। अब हमारे पास ये सिलेंडर सीधा हो गया। सर कैसे सीधा हो गया? ये यहाँ सीधा कर लो, सिलेंडर हो गया सीधा, ठीक है। ये सिलेंडर सीधा है, ठीक है। ये अब इस सिलेंडर में अमोनिया गैस मौजूद है, क्योंकि ये कलरलेस गैस है, ये हमें नज़र तो नहीं आती। हमें कैसे पता चलेगा कि अमोनिया बन गई है? हम इसको हल्का सा ऐसे स्मेल लेंगे, इसको सूंघेंगे। अगर हमारी नाक जलना शुरू हो जाए, पंजेंट स्मेल होती है ना, चुभने वाली स्मेल, हाय हाय। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम दिवाली पे या शब बरात पे पटाखे जब हम फोड़ते हैं तो उसमें ना यूँ होता है कि पटाखा जब बजता है तो उसमें से ऐसा धुआं अजीब सा, यार ये क्या था, मेरी तो नाक ही जल गई है, नाक जल गई। अगर ये आपकी नाक जल जाए तो इसका मतलब कि अमोनिया गैस है, क्योंकि इसकी पंजेंट स्मेल है। अगर आपकी न जले नाक तो इसका मतलब अमोनिया गैस नहीं है। एक तो ये टेस्ट है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि प्यारे बेटे, आपके पास होता है रेड कलर का लिटमस पेपर, वेट गीला लिटमस पेपर। आपने क्या करना है? लिटमस पेपर, क्या मतलब? अगर आपका नाक बंद है, सर्दियों का मौसम है, नज़ला ज़ुकाम है, नाक बंद है, भाई मुझे तो फील ही नहीं हुआ, खुशबू आई है, खुशबू तो नहीं, बू आई है या नहीं आई, तो फिर आप ये लिटमस पेपर इस सिलेंडर में डालेंगे। अगर लिटमस पेपर का कलर नीला हो जाए, इसका मतलब अमोनिया बन चुकी है, अमोनिया बेस है। अगर ना हो तो इसका मतलब अमोनिया नहीं है। ओके, तो ये जो मैंने आपके सामने ये रिएक्शन किया है ना, इस रिएक्शन को हम साल्ट एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। किसमें? साल्ट एनालिसिस के अंदर। क्या मतलब? ऐसा साल्ट जो अमोनियम का साल्ट हो, अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम फास्फेट हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, अमोनियम वाला साल्ट जो है उसकी पहचान के लिए, उसकी डिटेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए हम ये रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। मतलब कैसे? अगर आपको कोई साल्ट दे दिया गया और आपको कहा गया कि पता करें क्या ये अमोनियम क्लोराइड है या नहीं है, या कोई और तो नहीं है, अमोनियम का साल्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर वो वाकई में अमोनियम का साल्ट है तो उसका इसके साथ रिएक्शन कराएंगे और अमोनिया गैस पैदा होगी। अमोनिया गैस पैदा हो गई तो इसका मतलब अमोनियम का साल्ट ही था। अगर अमोनिया गैस पैदा ना हुई तो इसका मतलब अमोनियम का साल्ट नहीं था। सर ये कैसे पता चलेगा कि अमोनिया गैस पैदा हो गई है? या तो पंजेंट स्मेल से, या फिर उस लिटमस पेपर के रंग चेंज होने की वजह से। उसका रंग अगर नीला हो जाए तो इसका मतलब अमोनिया है, अदरवाइज नहीं है। अब हम इस चैप्टर के अंदर मौजूद 3 क्विक चेक को डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जानी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्विक चेक हैं उसमें पहला क्विक चेक 12.1 का पहला पोर्शन है, व्हाई इज नाइट्रोजन गैस यूज्ड इन फूड पैकिंग। नाइट्रोजन गैस को फूड पैकिंग के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मतलब अगर कोई कंटेनर है उसमें कोई फूड है, ठीक है,
तो फूड थोड़ी है, कंटेनर बड़ा है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो खाली जगह है वहाँ एयर नहीं होती, वहाँ नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों? वजह यह है कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, रिएक्शन नहीं करती। ऑक्सीजन तो रिएक्शन कर जाती है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन तो फूड के साथ रिएक्शन कर जाएगी, उसको ऑक्सीडाइज करेगी, उसे गला सड़ा देगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी और फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो यही वजह है, इसको मैंने लिखा भी है, ये देखें कि ऑक्सीजन इन एयर इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन स्पॉइल फूड क्विकली। Some microorganisms spoil food in the presence of oxygen, but N2 is inert. N2 क्या है? Is है ये। N2 is inert यानी unreactive है गैस, unreactive गैस है, so लिहाजा it cannot spoil food. That is why it is used in food packing. बस ये बात है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, N2 में भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फिर N2 नॉन रिएक्टिव क्यों है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिव क्यों है? ठीक है, आपको पता है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, वो ये हो गए, और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, वो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 2, ये 4 और ये 6, ठीक है। अब ये हो गए 2 कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन जो है उसका तो ऑक्टेट पूरा है, 2, 4, 6, 8। कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 2, 4, 6। तो इसलिए क्या होता है कि ये वाला जो पेयर है, लोन पेयर, ये यहाँ पर आ जाता है, इधर से हट जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। किसके साथ? कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, मतलब C और O के दरमियान 2 बॉन्ड हैं कोवेलेंट, और ये बॉन्ड है तीसरा जो है ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो ये टोटल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये एक पोलर कंपाउंड बन गया। तो जो चीज़ पोलर होती है ना उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक कर सकता है, और ये रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। मगर इसके बरक्स अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वो तो नॉन पोलर है, उसके ऊपर तो कोई पोल्स नहीं है, तो नाइट्रोजन पर ना तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। और यही बात मैंने इधर लिखी भी है, ये रेड कलर के मार्कर से, आप इसको देख लेंगे। कहते हो तो पढ़ देता हूं। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर मॉलिक्यूल बट N2 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इट नॉट अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, यानी नाइट्रोजन के ऊपर ना तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना इलेक्ट्रोफाइल, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड बीइंग पोलर कैन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, हेंस CO इज मोर रिएक्टिव। आखिरी सवाल क्या है? आखिरी सवाल यह है कि अमोनियम साल्ट सच एज अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट, आपकी बुक में अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला गलत है, मैंने यहाँ पर ठीक करके लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। आर कॉमनली यूज्ड एज फर्टिलाइजर, इन्हें हम खाद के तौर पर यूज करते हैं। वाई आ फार्मर would not treat a field with an ammonium fertilizer at the same time as using lime, यानी वो कहता है कि एक किसान जो है वो अमोनियम के जो खादें हैं अमोनियम वाली, उनको लाइम के साथ मिक्स करके या एक ही वक्त में लाइम और अमोनियम वाले साल्ट वाली फर्टिलाइज़र को इकट्ठे नहीं डालता ज़मीन में। क्यों नहीं डालता? उसकी रीज़न ये है कि ये अमोनियम नाइट्रेट अगर उसने लाइम यानी क्विक लाइम सेलेक्ट लाइम के साथ अगर मिक्स करके डाल दी तो फिर इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगा और इससे अमोनिया गैस बन जाएगी और अमोनिया गैस उड़ जाएगी। तो इसीलिए ये जो नाइट्रेट वाली खाद है यानी अमोनियम नाइट्रेट है, इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधों को नहीं मिलेगा, वो उड़ जाएगा। इसलिए बस ये वजह मैंने इसकी आंसर भी लिख दिया है। इट इज़ बिकॉज अमोनियम साल्ट रिएक्ट विद लाइम टू प्रोड्यूस अमोनियम गैस, दस अवेलेबिलिटी ऑफ अमोनियम फर्टिलाइजर डिक्रीज फॉर पौधा प्लांट के लिए, और ये रिएक्शन भी आपने लिखना है। तो आंसर भी लिख दिए भाई जी। यहाँ हमारा आज का पहला लेसन ख़त्म होता है। मिलते हैं कल अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ला 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 ला।